नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है। खबर का हर चैप्टर विस्तार से खुलता है और इतने विस्तार से खुलता है कि आप यहां से खबर के मास्टर होकर निकलते हैं। ये न्यूज का फैमिली शो भी है, लेकिन हां, आज तो बहुतों की क्लास लगानी है, इसलिए बिना वक्त गवाए आज की पाठशाला शुरू करते हैं। आज पाठशाला में क्या है? पाठशाला में आज सबसे पहला एक प्रश्न आपके सामने रखने वाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के साथ आज क्या हुआ वो तो बताऊंगा, लेकिन आज देश बताएगा सबसे पहले कि उस काली गाड़ी में कौन बैठा हुआ था। इस प्रश्न का जवाब आज पाठशाला में सबसे पहले। पीएम की सुरक्षा में चूक, कांग्रेस जोश में क्यों है? पीएम के सीक्रेट रूट की जानकारी लीक कैसे हुई, आज इसके बारे में भी बात। बॉर्डर से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर, पाकिस्तान से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर पीएम मोदी से विश्वासघात किसने किया? और क्या आप एक मास्क बिना धोए 10 बार पहनते हैं? तो आज आपके लिए भी पाठशाला में जरूरी क्लास। लेकिन शुरू करते हैं सबसे पहले आज की पाठशाला। आज सबसे पहले दिन की सबसे बड़ी खबर, देश की सबसे गंभीर खबर। देश के प्रधानमंत्री, उनकी गाड़ी 20 मिनट एक जगह जाकर फंस जाती है प्रदर्शनकारियों के सामने। 20 मिनट। लेकिन आज मैं शो को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपके सामने एक प्रश्न रख रहा हूं, और वो प्रश्न ये, तस्वीर यहां डालिए, तस्वीर यहां डालिए। और मैं आज आपसे पूछ रहा हूं, इस काली गाड़ी में अंदर कौन बैठा है? आसपास आपको एसपीजी के लोग नजर आ रहे हैं। यह काली गाड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बताई जाती है। लेकिन आज इस शो को देखना शुरू करने से पहले इस देश के हर नागरिक को तय करना है कि इस गाड़ी में बैठे हुए शख्स नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं या इस देश के प्रधानमंत्री आपको अंदर नजर आते हैं। अगर आपको लगता है कि यह गाड़ी, इस गाड़ी में बैठे शख्स के साथ जो सुरक्षा में चूक हुई वो नरेंद्र मोदी नाम के व्यक्ति के साथ हुई, तो यह शो आपके लिए नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि यह सुरक्षा में चूक पाकिस्तान बॉर्डर के पास हमारे आपके प्रधानमंत्री के साथ हुई, तो यह शो आपके लिए। अगर आपको लगता है कि इस गाड़ी में नरेंद्र मोदी बैठे थे और वहां उन पर कोई हमला हो जाता तो क्या होता, तो यह शो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस गाड़ी में देश के प्रधानमंत्री बैठे थे और उन पर हमला हो जाता तो क्या होता, इस देश में क्या होता, इस देश के साथ क्या होता, तो आज आप इस शो को देख सकते हैं। क्योंकि जो देश की बात नहीं करेंगे उनको बात समझ में नहीं आएगी जो कह रहा हूं। ये अंदर बैठे हुए शख्स नरेंद्र मोदी जरूर हो सकते हैं, लेकिन आज का घटनाक्रम इस देश के प्रधानमंत्री के साथ हुआ है। यह प्रधानमंत्री की पर्सनल कार नहीं थी। वो अपने पर्सनल सुरक्षा गार्ड्स लेकर नहीं चल रहे थे। उस गाड़ी में इस देश का प्रधानमंत्री बैठा हुआ था। और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में अब तक की सबसे बड़ी चूक हुई थी। पीएम मोदी का कार्यक्रम क्या था? सुबह बठिंडा एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां से उन्हें हेलीकॉप्टर से बैठकर हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाना था। फिर फिरोजपुर में उनकी रैली थी। मौसम खराब था, प्रधानमंत्री क्या कर सकते थे? जबरदस्ती बैठ जाते हेलीकॉप्टर में और बोलते चलो, सड़क से नहीं जा सकते, मुझे सुरक्षा नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री ने 20 मिनट इंतजार किया एयरपोर्ट पर बैठकर। मौसम क्लियर नहीं हुआ तो सड़क के रास्ते हुसैनीवाला के लिए निकल पड़े। लेकिन ऐसे ही नहीं निकले। प्रधानमंत्री का काफिला है, मेरा आपका काफिला नहीं है, या हमारी गाड़ी नहीं है। सुनो, चुन्नू मोड़ लो उधर, अरे इधर इस गली से निकालो, इधर जाम कम मिलेगा। ऐसा नहीं होता प्रधानमंत्री के काफिले में। प्रधानमंत्री चलते हैं तो उनकी सुरक्षा में जो एसपीजी लगी होती है और राज्य की पुलिस होती है, उनका कोऑर्डिनेशन होता है। राज्य की पुलिस से बिना पूछे कि क्या प्रधानमंत्री को सड़क के रास्ते से ले जाना सुरक्षित होगा,
नहीं बढ़ सकता था काफिला आगे। 30 किलोमीटर पहले ही फिरोजपुर मोगा रोड के पिराना गांव के पास एक फ्लाईओवर पर पीएम के काफिले को प्रदर्शनकारियों ने ब्लॉक किया और पीएम की गाड़ी 15 से 20 मिनट खड़ी रही एक ब्रिज के ऊपर। एक हमला हो जाता तो गाड़ी ब्रिज से कूदाते तो भी जान जाती। कुछ नहीं कर सकते थे पीएम और उनकी सुरक्षा वाले उस वक्त। सड़क पर नहीं थे कि गाड़ी अगर कोई सामने से हमला कर दे तो इधर खेत में उतार लें, उस सड़क पर चले जाएं। ब्रिज पर पीएम की गाड़ी अटकी हुई है। सोच रहे हैं आप, ड्रोन से हमला हो जाए, कोई दूसरा हमला हो जाए, और आपको जो विजुअल दिख रहा है उसमें प्रदर्शनकारी पीएम की गाड़ी के आसपास ऐसे घूम रहे हैं जैसे हमारी आपकी गाड़ी हो। यह हुआ इस देश के प्रधानमंत्री के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री के साथ। जब पीएम की कार वापस लौटी, सड़क को खाली नहीं कराया, सड़क पर कोई सुरक्षा घेरा नहीं, सड़क की दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी खड़े थे। और जिस जगह की हम बात कर रहे हैं, जहां की हम बात कर रहे हैं, वो कहां है उसको देखिए, ये मैप में देखिए, इधर पाकिस्तान है। मामले की गंभीरता को समझिए, वहां नरेंद्र मोदी की जान दांव पर नहीं थी, भारत के प्रधानमंत्री की जान दांव पर थी। पाकिस्तान का बॉर्डर यहां, बठिंडा एयरपोर्ट यहां, जूम करके दिखाइए, बठिंडा एयरपोर्ट यहां, और यहां से जब प्रधानमंत्री का काफिला सड़क से होता हुआ निकला तो पिराना गांव फिरोजपुर के पास, यहां जाकर पिराना गांव फिरोजपुर के पास ब्रिज के ऊपर जो है वो मामला अटका, और उनको जाना था राष्ट्रीय शहीद स्मारक हुसैनी वाला। तो ये है तस्वीर, और यहां जहां पर उनकी गाड़ी रोकी गई वहां से पाकिस्तान का बॉर्डर देख लीजिए, ये मैप में दिखा रहा हूं, ये है पाकिस्तान, और यहां हमारे देश का प्रधानमंत्री बीच सड़क पर 20 मिनट खड़े थे। 30 किलोमीटर दूर है ये बॉर्डर पाकिस्तान का। यहां से सोचिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहां फंसे हुए थे। लेकिन अभी तो जरा क्लास लगनी बाकी है उनकी, जो इसमें भी पॉलिटिक्स ढूंढ कर ले आए, पॉलिटिक्स ढूंढ कर ले आए। सोचिए क्या स्थिति रही होगी, क्योंकि पीएम मोदी ने वापस बठिंडा एयरपोर्ट आकर वहां मौजूद अधिकारियों से क्या कहा आपको पता है? पीएम जब लौट कर आए तो उन्होंने वहां पर अधिकारियों से कहा कि अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना कि मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया। एक प्रधानमंत्री के ये शब्द हैं कि जाके सीएम को कह देना कि धन्यवाद, मैं जिंदा लौट आया। ये तंज था, तंज था प्रधानमंत्री का उस राज्य के सिस्टम पर जहां प्रधानमंत्री को सुरक्षा नहीं मिल पाई। पीएम की सुरक्षा में चूक हुई, लेकिन कांग्रेस नेताओं को इसमें ड्रामेबाजी दिखी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के करीबी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास लिखते हैं, मोदी जी हाउस द जोश। ये उस पार्टी के नेता हैं जिसमें इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की जान कैसे गई वो सबको पता है। दोनों प्रधानमंत्री थे उस वक्त, और आज जब इस देश के प्रधानमंत्री बीच सड़क पर खड़े थे, 20 मिनट फंसे थे पाकिस्तान के बॉर्डर के पास, तो कांग्रेस के नेता पूछ रहे थे, मोदी जी हाउस द जोश। ये वो पार्टी है जिसने दो प्रधानमंत्री खोए, इंदिरा गांधी 1984, राजीव गांधी 1991, और उनकी मौत के बाद ही एसपीजी का गठन हुआ था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1985 में एसपीजी बनाई गई थी। एसपीजी का मोटो क्या है? जीरो एरर और कल्चर ऑफ एक्सीलेंस। कांग्रेस का कहना है कि पीएम का सड़क से आने का प्लान अचानक बन गया। डीजीपी ने पहले ही कह दिया था कि मौसम खराब है, प्रदर्शन हो रहे हैं, इसलिए प्रोग्राम कैंसिल हो सकता है, तो कैंसिल कर दे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। आखिरी वक्त में सड़क के रास्ते से जाने का प्लान बना तो पुलिस ने भी आनन फानन में रूट लगाया, जिसमें रास्ते में प्रदर्शनकारी आ गए। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि जब पीएम का काफिला बठिंडा एयरपोर्ट से सड़क के रास्ते हुसैनी वाला के लिए निकला तो उससे पहले पंजाब पुलिस के डीजीपी से जरूरी सुरक्षा इंतजामों के लिए कॉन्फर्मेशन लिया गया था। बहुत ध्यान से सुनिए, डीजीपी से कॉन्फर्मेशन लिया गया कि पीएम यहां से निकले कि नहीं निकले बता दीजिए।
पीएम का कार्यक्रम और ट्रैवल प्लान पंजाब सरकार को पहले से पता था। प्रोटोकॉल के तहत पंजाब सरकार को सुरक्षा और कॉन्टीजेंसी प्लान तैयार रखना था। कॉन्टीजेंसी प्लान के तहत सड़क के रास्ते मूवमेंट को सिक्योर करने के लिए अतिरिक्त जवानों को लगाया जाना चाहिए था, लेकिन अतिरिक्त जवान तैनात ही नहीं किए गए। कोई भी वीआईपी मूवमेंट होता है तो क्या होता है? वीआईपी मूवमेंट होता है तो वहां पर एक नहीं दो रास्ते तय होते हैं। जैसे पीएम को जाना था तो हेलीकॉप्टर का रास्ता था, लेकिन हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा तो सड़क से कैसे जाएंगे, यह पहले से तय होता है। कुछ लोग मैंने देखा सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि अरे पीएम को तो हेलीकॉप्टर से जाना था। अरे थोड़ा तो समझदारी दिखाइए। पीएम है, हेलीकॉप्टर से जाना था लेकिन दूसरा रास्ता तैयार करके दिया गया, तब गाड़ी निकली। आपको वो पीएम मानने हैं, आपको पीएम लगे ना लगे, आप उनको पीएम मानो ना मानो, लेकिन हैं तो वो देश के पीएम। और जो लोग सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं, बठिंडा में पुलिस प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पी रही थी। जरा वो तस्वीर दिखाइए। ये सड़क पर बताया जा रहा है उसी जगह की तस्वीर है, प्रदर्शनकारी दिख रहे हैं और यहां पुलिस चाय पी रही है। ये तस्वीर है पुलिस वालों की चाय पीने की। यहां डालिए जरा। ये भाई साहब चाय पी रहे हैं छाता लगा के। ये प्रदर्शनकारियों की संख्या देखिए, ये खड़े हैं। क्या आपको ये पुलिस वाले देखकर लग रहा है कि ये लोग चिंतित थे कि अरे यहां पीएम का रूट लगा है, इसको खाली नहीं कराया तो ऊपर क्या जवाब देंगे? ये जवाब दे रहे हैं, चाय पी रहे बैठकर, और फिर कह रहे हैं कि पीएम का रूट अलग से अपने आप बन गया। इतने सारे लोग वहां इकट्ठा हुए होंगे, इन पुलिस वालों को पता नहीं चला कि इतने लोग आ गए। फोन करते, बॉस सर यहां से मत लाइए पीएम को, यहां मामला गड़बड़ है। और इतने प्रदर्शनकारी वहां कैसे पहुंचे? सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है, पीएम किस रूट से जाएंगे यह पत्रकारों तक को नहीं पता होता जो पीएम का दौरा कवर कर रहे हो। पीएम के खास लोगों को भी नहीं पता होता। किन किन को पता होता है अभी आगे बताऊंगा। और इनको पता चल गया प्रदर्शनकारियों को पीएम का रूट है, चलो यहीं रास्ता घेर देते हैं। पीएम जैसे वीवीआईपी लोगों के लिए रूट प्रोटोकॉल बिल्कुल अलग होता है। जैसे अक्सर कम से कम दो रूट तय होते हैं, एक नहीं दो रूट, जो मैं अभी आपको बता रहा था। किसी को रूट की पहले से जानकारी नहीं होती, अंतिम समय में एसपीजी रूट तय करती है। किसी भी समय एसपीजी रूट बदल सकती है। एसपीजी और स्टेट पुलिस में कोऑर्डिनेशन रहता है। स्टेट पुलिस से रूट क्लियरेंस मांगी जाती है कि यह रूट खाली है क्या, ठीक है क्या, सुरक्षित है क्या, आपने यहां कॉर्डन ऑफ किया है क्या, आप लोग यहां तैनात है क्या। पूरा क्लियरेंस मिलने के बाद पीएम की गाड़ी आगे बढ़ती है। पूरा रूट पहले से क्लियर किया जाता है। सवाल यह है कि पीएम के रूट में प्रदर्शनकारी कैसे आ गए, पीएम किस रूट से जाएंगे, इसकी जानकारी बेहद टॉप सीक्रेट होती है। आपको पता है पीएम किस रूट से जाएंगे? ये सिर्फ 6 लोग जानते हैं। मैं आपको बताता हूं वो 6 लोग कौन हैं। पीएम के रूट की जानकारी, पीएम के रूट की जानकारी, पीएम किस रूट से जाएंगे, सिर्फ 6 लोगों के पास होती है और किसी के पास नहीं होती। सिर्फ 6 लोग जानते हैं कि पीएम किस रास्ते से जाएंगे, लेकिन प्रदर्शनकारियों को पता चल गया। और वो 6 लोग कौन है? नंबर 1 राज्य के डीजीपी, दूसरा राज्य के इंटेलिजेंस चीफ राज्य के, इनको पता होता है कि किधर से जाना है प्रधानमंत्री को। इसके बाद तीसरे नंबर पर उस जिले के डीएम को पता होता है जिधर से पीएम का रूट लगा है। ये तीसरे व्यक्ति होते हैं जिनको पीएम का रूट पता होता है। उसके बाद जिले के एसपी को पता होता है, क्योंकि उसको सुरक्षा के इंतजाम करने हैं, तो उसको बताया जाता है कि रूट लग रहा है भाई। इसके बाद 5वां नंबर है पीएम की सिक्योरिटी में जो लोग होते हैं, उनको पता होता है कि पीएम का रूट क्या होना है। इसी में आईबी चीफ हो गए, वो भी शामिल होते हैं, प्लस आईबी चीफ, इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो चीफ होते हैं, एसपीजी वगैरह, सबको पता होता है। और आखिर में
जिनको पता होता है वो होते हैं राज्य के सीएम और राज्य के होम मिनिस्टर, एचएम। मात्र 6 लोग, डीजीपी, इंटेलिजेंस चीफ, जिले के डीएम, एसपी, पीएम की सिक्योरिटी और राज्य के सीएम और एचएम, ये 6 पॉइंट्स होते हैं जिनको पता होता है प्रधानमंत्री का रूट क्या लगने वाला है। एसपी को कहा जा रहा है सस्पेंड कर दिया गया। डीजीपी कहां है? इंटेलिजेंस चीफ कहां है? इंटेलिजेंस चीफ को पता नहीं चला कि वहां ये इतने लोग पहुंच जाएंगे रास्ता रोकने के लिए? काहे के इंटेलिजेंस चीफ हो भाई? जिले के डीएम को पता नहीं चला लोग पहुंच रहे हैं? पीएम की सिक्योरिटी के लोग, जो पीएम की इंटरनल सिक्योरिटी होती है, जहां पर पीएम को क्लोज पेरिफेरल में सिक्योरिटी देनी है, उसकी जिम्मेदारी एसपीजी की है और उनकी है। और राज्य के सीएम, एचएम, उनको भी पता नहीं चला। भगवान भरोसे है सुरक्षा। जब पीएम का यह हाल है तो बाकियों का सोचिए क्या होगा। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पंजाब सरकार का बचाव किया, कहा भीड़ नहीं जुटा पाए रैली में, इसलिए रैली कैंसिल हुई। बीजेपी उल जलूल बेतुकी बचकाना बातें कह रही है। 10,000 के करीब पुलिसकर्मी पीएम की रैली में लगे थे। 10,000 लगे थे तब पीएम 20 मिनट फंस गए। 10,000 लगे तब 20 मिनट फंस गए। ना लगाए होते तो ये लोग तो पीएम की गाड़ी पर चढ़ गए होते और पीएम की गाड़ी को क्या किया होता। यह है पंजाब की सुरक्षा। पीएम का सड़क से जाने का कार्यक्रम निश्चित नहीं था। अरे निश्चित नहीं था तो बोल देना था कि नहीं कर पाएंगे सुरक्षा, जाइए वहीं से लौट जाइए। क्यों बोला आगे आइए? नहीं संभाल सकते हम इन प्रदर्शनकारियों को, बोलना था ना। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को मजाक बना के छोड़ दिया। जब बठिंडा आए तो देखा कि रैली में भीड़ नहीं है, यह सुरजेवाला कह रहे हैं। आखिरी वक्त में सड़क से जाने का फैसला लिया। पीएम जब जा रहे थे तो आनन फानन में रूट लगाया गया। रास्ते में कुछ किसान प्रदर्शनकारियों ने विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने पीएम के कार्यक्रम का बहिष्कार करने का फैसला ले लिया था। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत प्रदर्शनकारियों से 2 राउंड की बातचीत भी कर चुके थे। वो ये भी बोल गए सुरजेवाला कि राजस्थान और हरियाणा से बसेस भी लाई गई थी। एक बार सुरजेवाला को सुन लीजिए। हमारा ये अनुरोध है हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री जी से भी, भाजपा के नेताओं से भी, पंजाब में आपका भी उतना हिस्सा जितना हमारा है। ये देश हम सबका है, आइए रैली करिए। परंतु जब भीड़ ना जुटा पाए रैली में तो बहाना बनाकर वहां की कांग्रेस की सरकार पर दोष मत मत। ये अनुचित है, प्रजातंत्र में ये सही नहीं। अब आप सोचिए, मैंने आपसे क्या कहा था शो में कि अगर आपको लगता है उस काली गाड़ी में देश के प्रधानमंत्री बैठे हैं तब ये शो देखिए। अगर लग रहा है कोई नरेंद्र मोदी नाम का व्यक्ति बैठा हुआ था तो ये शो मत देखिए, क्योंकि ये देश से जुड़ा हुआ शो है, देश का मसला है। सुरजेवाला जी कह रहे हैं कि रैली में भीड़ नहीं आई इसलिए ये सब हो गया। रैली में कितनी भीड़ आई थी अभी दिखाऊंगा, लेकिन मैं एक प्रश्न पूछता हूं। रैली में भीड़ नहीं आई, मान लिया रैली में भीड़ नहीं आई, 0 भीड़ आई, एक आदमी नहीं पहुंचा, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, और ये सब इतनी बड़ी स्क्रिप्ट जो है वो बैठकर लिख ली गई कि एक काम करते हैं, हम स्क्रिप्ट लिख लेते हैं, हम ऐसा ऐसा करेंगे, पीएम को वहां फंसवा देंगे, अपने लोग खड़े कर देंगे और पंजाब पुलिस से कह देंगे तुम चाय पियो। देश के प्रधानमंत्री चाय वाले हैं, हो सकता है उन्होंने चाय भिजवा दी हो कि जाओ चाय पिला देना सबको, सब चाय पीने में मस्त हो जाएंगे, मैं आऊंगा और वहां फंस जाऊंगा, फिर तुम लोग जो है वो विजुअल चला देना। ऐसा सोच के किया होगा उन्होंने। ये सुरजेवाला कह रहे हैं। तो राज्य की पुलिस ने इन लोगों को ऐसा करने से रोका क्यों नहीं? लॉ एंड ऑर्डर तो राज्य के पास था। ये जो इतनी बड़ी स्क्रिप्ट लिख रहे थे प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द, इन लोगों को रोक लेना था ना। पुलिस वालों से कहना था चाय मत पियो ना। अच्छा, भीड़ की बात होती है, कांग्रेस के सारे नेता खाली कुर्सी दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि भीड़ ही नहीं आई पीएम की रैली में इसलिए लौट गए। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। यह फिरोजपुर की रैली की तस्वीर है जहां पीएम को जाना था। सुबह से बारिश हो रही थी, बावजूद उसके जब थोड़ा कोहरा छटा, थोड़ी बारिश रुकी तो लोग पहुंचे, और यह तब पहुंचे जब पीएम वहां पहुंचने में वक्त था। भाई कहा जाता है बीजेपी तो वो पार्टी है विदेश में भी मोदी मोदी करने के लिए लोग इकट्ठा कर लेती है। तो जब उनको पता था कि प्रधानमंत्री पंजाब जाएंगे किसान आंदोलन के बाद पहली बार,
और पूरी देश की मीडिया देख रही होगी कि क्या होता है, तो वो भीड़ नहीं जुटा पाए। सुरजेवाला ने तो ट्वीट में लिखा कि आप हरियाणा, आप राजस्थान, इन जगहों से भीड़ भर के लाए बस में, तो भीड़ की कमी कहां रहने वाली थी? या तो मानिए कि आपने उन बसेस को रोक लिया होगा। और ये लोग कौन है फिर? ये किसकी रैली की तस्वीरें हैं? लोग वहां बारिश हुई तो कुर्सी सिर पर रख रख कर बैठ गए, लेकिन बैठे रहे। अच्छा, सिर्फ प्रधानमंत्री की रैली नहीं थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंचे हुए थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या भूंजा फाकते हैं क्या चुनाव के अंदर और सियासत के अंदर, कि भीड़ नहीं जुटा पाएंगे? 4 महीने पहले तक कांग्रेस के ही नेता थे, और अगर यह पता चलना भी था राजस्थान से, हरियाणा से बीजेपी की बसेस भर भर के आने के बाद भी भीड़ नहीं होगी, सो कॉल्ड भीड़ नहीं होगी, तो वहां पहुंच के पीएम रूट से जाएंगे, भटिंडा से गाड़ी से जाएंगे, 2 घंटे ट्रैवल कर लेंगे और फिर यह सब नाटक होगा। मतलब कहानी कैसी लिखी जा रही है। इसीलिए मैंने कहा उस काली गाड़ी में अगर नरेंद्र मोदी दिखेंगे तो यह सब बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। अगर इस देश का प्रधानमंत्री वहां बैठा है और उसके साथ ऐसा हुआ है, समझ में आएगा, तो ये बातें समझ में आएंगी। उन लोगों को रूट कैसे पता चला, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। भीड़ ना होने की वजह से पीएम के लौट जाने वाले दावों पर सवाल इसलिए उठता है क्योंकि पीएम को हर इनपुट मिलता है, हर जानकारी उन तक पहुंचती है। अगर भीड़ ना होने की वजह से रैली कैंसिल होती तो पीएम भटिंडा ही क्यों जाते? कह देते मौसम खराब है, दिल्ली में भी मौसम खराब था, कहते नहीं उड़ पाए। कैप्टन भी रैली में ताकत दिखाने वाले थे, फिर भीड़ ना होने की वजह कैसे माने? कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी हरियाणा राजस्थान से लोगों को बसेस में भर के लाई, वो लोग कहां चले गए? एलियन उठा के ले गया क्या उनको? रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट दिखाता हूं, उस ट्वीट को देखिए, वो खुद लिख रहे हैं, 3 नंबर पॉइंट पढ़िए। रूट वॉज कार्व्ड इवन फॉर ऑल बसेस ऑफ बीजेपी वर्कर्स फ्रॉम हरियाणा एंड राजस्थान। खुद लिख रहे हैं, लोगों को बस में भर के लाए, फिर कह रहे हैं भीड़ नहीं है। और जो वीडियो में दिख रहे हैं वो कौन है? कांग्रेस पीएम मोदी की रैली की खाली कुर्सियां दिखा रही है, कह रही है कि खाली कुर्सियों की वजह से पीएम वापस लौट गए। लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि डीजीपी ने तो कह दिया था कि कार्यक्रम कैंसिल हो सकता है, तो कैंसिल कर दो। फिर भी प्रधानमंत्री सड़क के रास्ते फिरोजपुर के लिए निकले। यानी अगर भीड़ नहीं होती तो पीएम क्यों निकलते? कहा जा सकता था कि भाई राज्य के डीजीपी ने कहा है कि यहां जो है दिक्कत हो सकती है, आप मत आइए, इसलिए हम वापस जा रहे हैं। पीएम उसके बावजूद, अगर चन्नी साहब जो कह रहे हैं वही सही है, तो पीएम तो उसके बावजूद वहां गए। दूसरी बड़ी बात, खुद सीएम कह रहे हैं कि हमने तो एजेंसीज को कहा था मौसम खराब है, प्रदर्शन हो रहे हैं, इसलिए कार्यक्रम रद्द कर दीजिए। एक बार चन्नी साहब को सुनिए। जनवरी 5 9:30 ਤੇ डिपार्चर दिल्ली एयरपोर्ट तो 10:25 ਤੇ एयर अराइवल बठिंडा एयरपोर्ट, 10:30 ਤੇ डिपार्चर बठिंडा एयरपोर्ट, 5 मिनट बाद बाय MI-17 हेलीकॉप्टर, 11:05 ਤੇ अराइवल किला चौक हेलीपैड फिरोजपुर। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈ ਰੋਡ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ मौके दे मौके सड़क दे राही ले जाया गया है। रास्ते दे विच अचानक कुछ एजिटेटर, अजे वो पता लगना कि कौन बंदे सी आके बैठे हैं। उन्होंने ये बिल्कुल गलत है कि प्रधानमंत्री जी जब पंजाब में आए तो उनकी सिक्योरिटी लैप्सेस दिखाकर उनको खतरे के साथ कोई जोड़ा जा रहा है। ये राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर अवर प्राइम मिनिस्टर। कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि उनकी शान में या उनकी सिक्योरिटी को कोई खतरा हुआ हो। पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस इसमें सक्षम है। ये इस कारण हुआ कि हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पे जाना था, अचानक प्रोग्राम सड़क पे जाने का
पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी साहब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक हुई नहीं। अब आप बताइए, अब इस पर कुछ कहने को बचा क्या? देश के प्रधानमंत्री बॉर्डर स्टेट में 20 मिनट सड़क पर उनकी गाड़ी एक पुल पर फंसी है और इनको सुरक्षा में कोई चूक नजर नहीं आती। अच्छा, एक और बड़ी कमाल की बात है, जरा वो चन्नी साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस का विजुअल डाल दीजिए। चन्नी साहब आज बतौर मुख्यमंत्री पीएम को रिसीव करने नहीं गए। क्यों आपको पता है? कहा गया कि चन्नी साहब के किसी करीबी को कोरोना हो गया है, इसलिए ये सेफ नहीं होगा कि वो जाएं प्रधानमंत्री को रिसीव करने, और इसीलिए उन्होंने वित्त मंत्री को भेज दिया पंजाब के। लेकिन खुद वही चन्नी साहब, आपके सामने विजुअल है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मास्क हटाकर बैठे हुए हैं। तो अगर आपको चिंता थी कि कोरोना फैल जाएगा पीएम को, तो दूसरे लोगों को कोरोना नहीं फैलेगा, मास्क तो लगा लेते सर। तब आप पहुंच गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बिना मास्क के, उसका क्या? अच्छा, एक और जानकारी मिल रही है कि पीएम को रिसीव करने के लिए अमूमन सीएम, जो चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी होते वो जाते हैं। सीएम तो नहीं गए, उन्होंने जो कहा, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी भी नहीं गए। लेकिन जो पीएम का काफिला था उसमें डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी की गाड़ी चल रही थी। तो जब उनको जाना ही नहीं था तो गाड़ी क्यों भेजी? या गाड़ी गई लेकिन लास्ट मिनट में कार्यक्रम चेंज हुआ क्या? कितने ही ऐसे प्रश्न खड़े हो गए हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। उधर पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं सुनील जाखड़, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि जो हुआ वो तो बर्दाश्त के लायक नहीं है, स्वीकार्य नहीं है, और ये तो पंजाबियत के भी खिलाफ है कम से कम। और ये सुनील जाखड़ कौन है? पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। वो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को सेफ और सिक्योर पैसेज मिलना चाहिए था फिरोजपुर में रैली करने के लिए। इसी तरीके से लोकतंत्र चलता है, ये जो हुआ ये स्वीकार नहीं है। ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। चन्नी साहब को कुछ नहीं दिख रहा सिक्योरिटी बीच, और उनके ही सहयोगी कह रहे हैं कि ये गलत हुआ। अच्छा, जिस फ्लाईओवर पर पीएम मोदी का काफिला रुका, आपको वहां से एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं ताकि आपको पता चले। जो चन्नी साहब कह रहे हैं कि अरे कुछ नहीं हो गया, कोई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हुआ, आपको उस ग्राउंड जीरो से, उस ब्रिज पर से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट दिखाता हूं कि वहां क्या हालात थे, क्या पिक्चर थी, वो सब क्लियर होगा। आसपास का इलाका क्या था, एक रिपोर्ट देखिए ग्राउंड जीरो से। यहाँ पे हम इस समय खड़े हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं कुछ दूरी पे हार्डली 10 मीटर पे प्रधानमंत्री यहाँ पे थे, यहाँ पे लोग बैठे हुए थे, और 10 मीटर की दूरी पे वो कैवलकेड रोका गया। जो तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, जो तस्वीरें आ चुकी हैं कि कैसे पंजाब पुलिस उतर के उनके पास जाती है जो लोग रोड पे बैठे थे। सबसे बड़ी बात जो इस समय बताने वाली है दर्शकों को, वो ये बताने वाली है कि ये बिजी रोड है, ये बिजी रोड है। अगर इस रूट की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई तो कहीं ना कहीं ये था कि कोई यहाँ पेट्रोलिंग पार्टी नहीं थी। एक बार मैं अपने विजय को बताऊंगा कि साइड में दिखाया जाए, क्योंकि जो साइड में घर है वो देख सकते हैं आप। तो कहाँ यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं लगाई गई? अगर यहाँ सिक्योरिटी लगाई होती तो रोड पे बिल्कुल तस्वीरें सामने आती, कोई लोग आके बैठने की कोशिश करते, यहाँ पे पुलिस आके वहाँ उनको रोक सकती थी। ये तस्वीरें दर्शकों को दिखाना बहुत जरूरी है कि सिक्योरिटी प्रॉपर नहीं लगाई गई। कहीं ना कहीं जो बात की जा रही है कि सिक्योरिटी में चूक थी, वो ये तस्वीरें दर्शाती हैं दर्शकों को कि सिक्योरिटी में चूक थी। ये वो जगह थी, एक ब्रिज के ऊपर पीएम का काफिला फंसा हुआ था, और चन्नी साहब कह रहे हैं कोई चूक नहीं हुई सुरक्षा में। जहां पीएम मोदी के काफिले को 20 मिनट रुकना पड़ा, वहां मौजूद एक शख्स की बात भी आपको सुनाएंगे। वो भी बता रहा है कि कैसे वहां हालात बन गए। लेकिन जो स्थिति बनी वो अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करती है, और सबसे बड़ा सवाल यह खड़े करती है कि क्या इस पूरी घटना में देश के प्रधानमंत्री के साथ ऐसा हुआ, यह सोचते हुए समझते हुए रिएक्ट नहीं किया जा सकता था। ये 6, 7, 8 लोग जो पीएम के इस काली गाड़ी के पास पहुंच गए, क्या यह खतरा नहीं हो सकते थे? पीएम की काली गाड़ी में कौन बैठा था, जो मैं प्रश्न आज सबसे पहले पूछ रहा था। अगर वो देश के प्रधानमंत्री बैठे हैं, आपको लगता है, तब तो आपको समझ में आएगा मामला कितना गंभीर है।
लेकिन अगर मन में किसी भी वजह से ये बैठा यार ये तो नरेंद्र मोदी है, तो फिर नहीं समझ में आएगी आपको गंभीरता इस मामले की, क्योंकि कुछ हुआ नहीं ना। कुछ हो जाता फिर क्या होता, मुझे ये बताइए। किससे सवाल पूछते और क्या मैसेज गया, आप सोचिए। दुनिया भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो थ्रेट है, उनकी जान को जो खतरा है, वो किसी से छिपा नहीं है। आज उन लोगों को क्या मैसेज गया कि आप पीएम मोदी को ऐसे 20 मिनट तक एक राज्य में इस तरीके से रोका जा सकता है, कुछ प्रदर्शनकारी खड़े हो जाएं और उस राज्य में सरकार दूसरी पार्टी की हो, तो यह सारा माहौल बन सकता है। सोचिए कितना गंभीर है ये। देश के प्रधानमंत्री हैं वो, और आप ये सोचिए, मैं इतनी सी बात कहता हूं, प्रधानमंत्री संसद में बोलते बोलते रो पड़े, लोगों ने मान लीजिए सियासत के लिए कह दिया कि भाई अरे वो आंसू झूठे थे, नकली थे। ठीक है, आपने पॉलिटिक्स की, आप नेता हैं, पॉलिटिक्स करने आए हैं, कीजिए। प्रधानमंत्री ने मान लीजिए कह दिया कि भाई मेरी ही तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, मैं किसानों से माफी मांगता हूं, तो भी आपने कहा अरे ये तो झूठ बोलते हैं। समझ में आता है, पॉलिटिक्स से आप कीजिए। प्रधानमंत्री संसद में जाने के पहले शीश नवाते हैं वहां जमीन पर, आपने कहा अरे ये नाटक है, ढोंग है। चलिए ठीक है, आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कीजिए। लेकिन जब जान की बात आ गई, जब सुरक्षा की बात आ गई, तब तो वो आदमी उस काली गाड़ी में नरेंद्र मोदी नहीं हो सकते, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, ये तो समझिए। वहां भी पॉलिटिक्स, ये कैसे चलेगा? और प्रधानमंत्री जिस रास्ते से लौटे, उसकी तस्वीर भी अगर आपको दिखाऊं, वो तस्वीर भी अगर आप देखेंगे, ये लौटते वक्त भी जो तस्वीर है, किस तरीके से उनकी गाड़ी लौट रही है, 7-8 लोग आसपास घूम रहे हैं, ये कैसे इस देश में हो रहा है? और किससे सवाल पूछें फिर? पंजाब सरकार से ना पूछें, जो कह रही है कि भाई ये तो कोई सिक्योरिटी ब्रीच ही नहीं। पंजाब के डीजीपी से ना पूछें कि उन्होंने कैसे इजाजत दे दी अगर उनको ये दिख रहा था। प्रधानमंत्री की गाड़ी के आगे 2 किलोमीटर आगे एक बाइक चलती है, 2-2.5 किलोमीटर आगे देखते चलती है कि क्या रास्ता है, रूट है, क्लियर है कि नहीं है। वो राज्य की पुलिस का व्यक्ति होता है, उसको भी नहीं दिखा, ब्रिज पे चढ़ते हुए भी नहीं दिखा। किसी पुलिस वाले ने, वाईफाई होता है ना भाई, हेलो सर पुलिस मत भेजिए प्राइम मिनिस्टर को इधर, काफिला मोड़िए मोड़िए, यहां भीड़ लग गई है, हम नहीं हटा पा रहे, ये भी नहीं हो पाया। और ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक जो है, ये राज्य के लिए भी शर्म की बात है। आप प्रधानमंत्री को सुरक्षा नहीं दे पा रहे, आम आदमी को क्या दीजिएगा? राज्य की पुलिस पर प्रश्न है कि आप प्रधानमंत्री को एक रूट क्लियर करके नहीं दे पा रहे, आप लोगों को, आम लोगों को क्या सुरक्षा दीजिएगा? और उस पर से हाथ जोश पूछा जा रहा। अभी कुछ दिन पहले इस देश ने सीडीएस को खोया है, और अब प्रधानमंत्री की सुरक्षा से में इतनी बड़ी चूक हो जाए और कहा जाता है कि आप प्रश्न मत उठाइए। खैर, इन बातों पर सोचिएगा। जांच तो होगी ही, गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी है, सच सामने आएगा ही, लेकिन इन बातों को सोचिएगा। उस काली गाड़ी में कौन था, नरेंद्र मोदी या इस देश के प्रधानमंत्री? और अब थोड़ी चर्चा कोरोना की भी। कोरोना की सुनामी से जूझती दुनिया के लिए एक और चिंताजनक खबर है। फ्रांस में ऐसा वेरिएंट मिला है जिसमें ओमाइक्रॉन से भी ज्यादा म्यूटेशन है, और यह ओमाइक्रॉन से भी ज्यादा संक्रामक बताया गया है। अभी इस वेरिएंट को कोई आधिकारिक नाम नहीं दिया गया है, लेकिन फिलहाल इसे IHU वेरिएंट कहा जा रहा है, क्योंकि इसका पता फ्रांस के IHU मेडिटेरेनी इन्फेक्शन इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने लगाया। यह कोरोना का B.1.640.2 वेरिएंट है, जिसके स्पाइक प्रोटीन में 46 म्यूटेशन है। ओमाइक्रॉन में ऐसे 32 म्यूटेशन थे। इस वेरिएंट में N51Y म्यूटेशन मिला है। इतना
टेक्निकल आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये समझिए कि एक और भाई आ गया है ये कोरोना का। अभी पिछला गया नहीं, एक नया आ गया। कोरोना फैमिली प्लानिंग नहीं कर रहा, वो एक एक करके नए उसके भाई बहन आते जा रहे हैं। जो म्यूटेशन सबसे पहले अल्फा वेरिएंट में दिखा था, जिससे ये वेरिएंट बहुत तेजी से फैल सकता है, इसमें E484K म्यूटेशन मिला है, जिस म्यूटेशन का मतलब यह होता है कि इस पर वैक्सीन का असर कम होगा। फ्रांस के मार्सिले शहर में इस वेरिएंट के 12 केस मिल भी गए, और इसका पहला केस वो व्यक्ति था जो अफ्रीका के देश कैमरून से छुट्टी मनाकर फ्रांस लौटा था और फुल्ली वैक्सीनेटेड था, मतलब उसको वैक्सीनेशन हुई भी थी। कोरोना के इस वेरिएंट के केस किसी दूसरे देश में अभी तो नहीं मिले, लेकिन यह वेरिएंट WHO की वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग लिस्ट में शामिल हो गया है। जिस फ्रांस में यह नया वेरिएंट मिला, वहां पहले से ही कोरोना की सुनामी आई हुई है। फ्रांस में अगर आप देखेंगे, फ्रांस के अंदर आज की तारीख में डेली केस, जो रोज नए केस कोरोना के आ रहे हैं, डेली केस 4 जनवरी को 2,71,686 केस आए थे। यह फ्रांस के अंदर है, और पिछले 7 दिन में डेली केस का औसत जो है, 7 दिन का औसत 1,78,000। यह औसत है, 7 दिन में लगभग रोज 1,78,000 केस आ रहे हैं। और यहां 64% केस जो हैं वो ओमाइक्रॉन वेरिएंट के। 72% आईसीयू बेड्स कोरोना के मरीजों में खप चुके हैं, वहां भर्ती हैं वो 72%। अमेरिका में तो रिकॉर्ड ही टूट गया है। अमेरिका का हिसाब सुनिएगा तो दिमाग घूम जाएगा। अमेरिका में, जिस अमेरिका की बात कर रहा हूं, अमेरिका में अगर वहां देखने बैठिएगा कि क्या हालात हैं, अमेरिका में जनवरी 2021 पीक में, जब पीक है, 3 लाख केस पर डे आ रहे थे। ये 2021 का बता रहा हूं, 2022 में नहीं हूं अभी। फिर सितंबर 2021 का पीक, उसमें पीक में कितने आ रहे थे? 3 लाख केस पर डे। और आज की तारीख में जनवरी में कितने केस आ रहे हैं? जनवरी 2022। और अभी पीक है कि नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन अमेरिका में एक दिन में 10 लाख केस आ गए, एक दिन में। मतलब जो पीक था 2021 का 3-3 लाख का, उसको पार कर चुका है, उससे 3 गुना से ज्यादा केस आ चुके हैं। यह अमेरिका में हो रहा है। 3 जनवरी को 10,18,000 केस आए, 4 जनवरी को 8,85,000 केस आए, और अमेरिका में 7 दिन का डेली केस का जो औसत है वो 5,53,000 है। मतलब 5.5 लाख केस लगभग रोज आ रहे हैं। और अमेरिका में देखिएगा तो अमेरिका में 77% से ज्यादा केस में ओमाइक्रॉन वेरिएंट मिल रहा है। 672 बच्चे हर दिन अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। अमेरिका में इस वक्त 78% आईसीयू बेड फुल हो गए हैं। कोरोना की सुनामी के बीच एक गुड न्यूज भी है, और ये गुड न्यूज दक्षिण अफ्रीका के उस गोतेंग से है जो ओमाइक्रॉन का पहला एपिसेंटर था, जिसे कहा जा रहा है कि यह नया वुहान है। यहां ओमाइक्रॉन वेरिएंट का पहला केस मिलने के 49 दिन बाद अब कोरोना के केस घट रहे हैं। यहां पिछली लहर के मुकाबले देखें तो ओमाइक्रॉन में 49 दिन बाद केस घटना शुरू हुए। डेल्टा में 199 दिन लग गए थे केसेस घटना शुरू होने में। ओमाइक्रॉन के पीक में डेली केस 9,651 आए। डेल्टा में पीक में ये 11,640 थे। गोतेंग का बता रहा हूं। ओमाइक्रॉन के पीक में आईसीयू एडमिशन 300 रहा, डेल्टा में ये 1400 था, यानी इसमें आईसीयू में जाने की नौबत कम आई। ओमाइक्रॉन के पीक में भर्ती मरीज 3,564 हर दिन, डेल्टा में ये 9,208 हर दिन था, यानी अस्पताल जाने की भी नौबत कम आ रही है ओमाइक्रॉन में। ओमाइक्रॉन के पीक में मौत कितनी हुई? 18 प्रतिदिन।
जबकि डेल्टा में कितनी थी? 150 प्रतिदिन। यानी मरने वालों का आंकड़ा भी ओमाइक्रॉन में कम है। लेकिन भीड़ से बचना और मास्क लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मास्क को लेकर भी लोग बहुत लापरवाह हैं। मास्क की साफ सफाई को लेकर इंग्लैंड में एक सर्वे हुआ, 50% लोगों ने कहा कि वो एक ही मास्क बिना धोए 10 बार पहनते हैं। 40% लोगों ने कहा कि वो मास्क धोना भूल जाते हैं। 25% लोगों ने कहा कि वो 1 साल से एक ही मास्क पहन रहे हैं। 1 साल से वो मास्क भी भूल गया होगा कि उसका काम क्या था। वो दूसरे नए मास्क देखकर ये पुराना 1 साल पुराना मास्क सोचता होगा, मैं भी कभी ऐसा लगता था। इन लोगों ने मास्क को भी 1 साल यूज कर लिया। 13% लोगों ने कहा कि मास्क खराब ना हो जाए इसलिए वो बिना धोए मास्क पहन लेते हैं। अरे मास्क खराब होगा तो दूसरा लीजिए, जब काम का ही नहीं रहेगा तो क्या कीजिएगा? एक मास्क को कितने दिन इस्तेमाल करना चाहिए, कब धोना चाहिए, यह भी आपको बता देता हूं। रीयूजेबल मास्क को एक ही दिन इस्तेमाल करें, फिर उसे धो लें, यह कहा जाता है। गर्म पानी के साथ दिन में 1 बार अपने मास्क को जरूर धोएं। अगर आपका मास्क गीला है या रफ हो गया है तो उसे बदल लीजिए। 6 से 12 महीने में रीयूजेबल मास्क को जरूर बदल लीजिए, मतलब उसकी अति मत कर दीजिए धो के। कपड़े का मास्क हर दिन धोना है। सर्जिकल मास्क 1 बार इस्तेमाल करने के बाद फेंक देना है। N95 मास्क 5 दिन तक रीयूज किया जा सकता है, फिर उसे भी फेंक देना है। तो इन बातों को समझिए, बचते बचाते चलिए। ओमाइक्रॉन में खतरा कम है, ये अभी लग रहा है, आगे क्या हो जाए पता नहीं, इसलिए खुद को खुद बचाइए। एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए। और पाठशाला में अब अफगानिस्तान का चैप्टर। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, इस तरफ दुनिया ध्यान नहीं दे रही। किस तरह से कट्टर इस्लामिक कानून लागू किए जा रहे हैं, इसका एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में दिख रहा है कि तालिबान लड़ाके शोरूम में रखे जाने वाले पुतलों का सिर कलम कर रहे हैं, जिनको आप मैनिक्विन कहते हैं ना, जिन पर आप देखते हैं वो कपड़े लगे रहते हैं, वो शीशे में आप देखते हैं वो मैनिक्विन्स खड़ी रहती हैं। उन पुतलों का भी सिर कलम कर रहे हैं तालिबान वाले। बीच बीच में धार्मिक नारे भी लगाए जा रहे हैं। देश के अलग अलग शहरों में शोरूम में लगे इन पुतलों को हटाने का आदेश तालिबान की तरफ से जारी किया गया है। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि भाई इंसान का गला काट देते थे तो समझ में आता था, ये मैनिक्विन्स का, ये पुतलों का गला क्यों काट रहे हैं तालिबान वाले? भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं? बेजान पुतलों से किस बात का डर है? दरअसल इन पुतलों का सिर कलम करने का आदेश तालिबान की मिनिस्ट्री ऑफ वर्च्यू एंड वाइस ने दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ वर्च्यू एंड वाइस ने पुतलों को इस्लाम के खिलाफ माना। इस मंत्रालय का काम इस्लामिक कानूनों को लागू करवाना है। पुतलों के इस्तेमाल को शरिया कानून के खिलाफ बताया गया है। इन पुतलों को बुत परस्ती से जोड़ दिया गया। पुतलों को मूर्तियों का बताकर इसका विरोध किया गया। सभी दुकानदारों को आदेश दिया गया है कि पुतलों को हटा लें, लेकिन जब दुकानदारों ने भारी नुकसान की दुहाई दी तो तालिबान ने नया फरमान जारी किया कि सभी दुकानदारों को पुतलों के सिर काटने का आदेश दिया जाता है। मतलब अब कैसे लगेंगे ये पुतले बिना सर वाले? पता नहीं बाकी भी रहने देंगे नहीं रहने देंगे। हेरात समेत कई प्रांतों में पुतलों के सिर काट दिए गए और इस फैसले का विरोध करने वालों को कड़ी सजा भी दी जाएगी। मतलब आपको तय करना है कि अपनी गर्दन कटवानी है या पुतले की काटनी है। इन दोनों के बीच में से एक चुन लेना है आपको। आप पुतला काट दीजिए, नहीं तो वो आपको काट देंगे, ऐसा हाल है। अफगानिस्तान में कब्जा करने के बाद तालिबान ने दुनिया को भरोसा दिलाने की कोशिश की थी कि वो बदल चुका है, लेकिन ये हरकतें देख के कोई कहेगा बदले हैं। तालिबान 2.0 और पहले वाले तालिबान में कोई अंतर नहीं है भाई। खासतौर पर लड़कियों और महिलाओं के लिए तालिबान ने कड़े कानून बनाए। फांसी और हाथ काटने का दौर फिर से शुरू हो गया है। इस बार पर्दे के पीछे ऐसी सजाएं दी जा रही हैं। तालिबान ने लड़कियों के स्कूल जाने पर रोक लगाई है। महिलाएं 72 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा अकेले नहीं कर सकती हैं। मतलब आप हाथ में वो घड़ी पहन के चलिए जिसमें वो मीटर आता है। 72 किलोमीटर तक अकेले गए, फिर वहीं से लौट आइए, नहीं तो किसी को फोन कीजिए आगे जाना है भाई, मेरे साथ आ जाओ। अकेली महिला को गाड़ी में जगह नहीं दी जाएगी। तालिबान को सारी समस्याएं महिलाओं से ही हैं, इनको पुरुषों में समस्याएं नजर नहीं आती।
इनको कौन बताए कि समस्या महिलाओं में नहीं है, समस्या तुम्हारे दिमाग में है, समस्या तुम हो। अपने अंदर जो कुंठित सोच है उसका काटो गला। और ये काट रहे हैं बुद्ध का, मैनीक्वीन का, उस पुतले का। जय हो। पाठशाला में आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी।